शरद गुप्ता जी, आज की मीटिंग में एक नई चीज मुझे दिखी है। वो नई चीज ये है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है 13 सदस्यों की, उसके नामों पर आप ध्यान दें तो सभी पार्टियों में सेकंड थर्ड रैंक के लीडर उसमें आए हैं। मसलन अभिषेक बनर्जी, मसलन लल्लन सिंह, मसलन समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस से। एक आश्चर्यजनक चीज ये थी कि एनसीपी ने अपने सुप्रीम लीडर को उसमें रखा है, शरद पवार को। तो क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि शरद पवार इस गठबंधन के अघोषित संयोजक है? मेरे ख्याल से ये मानना अभी जल्दी है, क्योंकि जिस जिस भी कारण से ऐसा किया गया, मेरे ख्याल से ये वर्किंग थोड़ा सा आसान रहे कि शीर्षस्थ नेता अपना बार बार चुनाव कार्यक्रमों में बिजी रहेंगे, प्रचार में बिजी रहेंगे, जिसकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी में सेकंड रैंक के लीडर आ जाएं। लेकिन हाँ, बहुत से लोग हैं, वही नहीं है, महबूबा मुफ्ती भी हैं, कई और पार्टियों के शीर्ष नेता हैं। कुछ लोगों ने जरूर ललन सिंह हैं, इस तरीके के सेकंड रैंक के लीडर को भी उसमें नॉमिनेट किया है। लेकिन ठीक है, जिस पार्टी को जो सुविधा थी, लेकिन इससे मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की जरूरत है। और अच्छा होता कि सभी फर्स्ट रैंक के लीडर्स होते, शीर्षस्थ नेता होते, तो लेकिन वो संभव भी नहीं था। सोनिया गांधी की अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, तो नहीं रह सकती थी इसी तरीके से। लेकिन हाँ, युवा नेता जितने भी हैं, चाहे उसमें अखिलेश यादव है, सभी को रहना चाहिए कि ये अच्छा होता। लेकिन मुझे लगता है कि उसके नहीं रहने से भी हो सकता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव तेजी पकड़े, और जिस तरीके से बातचीत हो रही है कि अगर समय पूर्व चुनाव हो, तो ऐसे में सभी को अपने को फ्री रखने की जरूरत है, बजाय इसके कि हर 15 दिन में एक बार कोऑर्डिनेशन कमेटी की या महीने में एक बार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हो। जैसे जैसे चुनाव आएंगे तो हर हफ्ते कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग करने की जरूरत पड़े, तो शीर्षस्थ नेता का सारा काम छोड़ के पहले दिन भर कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में ही बिजी रहेंगे। तो ठीक है, अपना उन्होंने अपने नेताओं को निर्देश दे दिया कि भाई ये हमारी लाइन है, इन सीटों पे हमें लड़ना है, इन सीटों पे आप बातचीत कर लीजिए। तो उसमें कोई बहुत समस्या की बात मुझे लग नहीं रही है। जी, आप समस्या की बात नहीं कर, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जनता दल, बीजेपी, लेफ्ट फ्रंट और ये एनटीआर वाली पार्टी टीडीपी, ये सब रामो वामो गठबंधन का हिस्सा थे। उस वक्त भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी सीट शेयरिंग के मामले को लेकर। रामकृष्ण हेगड़े, सतीश सर को अगर याद होगा तो, रामकृष्ण हेगड़े जनता दल से, मुरली मनोहर जोशी बीजेपी से, पी उपेंद्र तेलुगु देशम पार्टी से, दिनेश गोस्वामी उनकी पार्टी जो थी असम गण परिषद उससे, और एम एस नमूद्रीपाद खुद नहीं आए थे सीपीएम से, जो महासचिव थे, हरकिशन सिंह सुरजीत सीपीएम से, लेफ्ट फ्रंट से कहें। और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने वो रामो वामो बीजेपी के स्ट्रेटेजिक अलायंस के लिए सीट शेयरिंग की थी। ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी आपको दिख रही है, कितनी इंपावर्ड आपको दिख रही है? मैंने कहा कि अल्टीमेटली सारे फैसले शीर्षस्थ नेताओं को ही करने रहते हैं। तो चाहे खुद बैठे या अपने किसी व्यक्ति को उसमें निर्देश दे के बताएं, भाई आपकी यहाँ तक लिमिट है, इसके आगे आप नहीं जा सकते। तो नेगोशिएशन करके मेन मेन काम होगा, या जो जो समन्वय जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उस सब पे बातचीत होगी। इससे अधिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का बहुत ज्यादा मैंडेट होगा भी नहीं। तो या तो सीटों का एडजस्टमेंट या आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, तो इसी तरीके की दो चार चीजें होंगी। और जैसा मैंने फिर कहा कि अगर समय से पूर्व चुनाव है अगले फिर 1 डेढ़ महीने 2 महीने में, पूरी ताकत से सभी को चुनाव में जुटने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मेरे ख्याल से ईज ऑफ बिजनेस के लिए उन्होंने सेकंड रैंक के लीडर्स को भेजा है। मैं उस पे आ रहा हूँ। शरद गुप्ता जी उत्तर प्रदेश से और समीरात्मा जी दोनों से हम पूछेंगे। पहला सवाल यही है मेरा कि कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के परफॉर्मेंस को लेकर क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने कोई रणनीति बनाई है, या वो चुनाव भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ प्रवक्ताओं के बूते, गांधी परिवार के बूते, खड़गे की आइडेंटिटी के बूते, दलित आइडेंटिटी के बूते जीत लेगी? आप ठीक कह रहे हैं। इस बार अभी तक कांग्रेस वैसा बैटल रेडी नहीं दिख रही है जिस तरह से बीजेपी है या दूसरी पार्टियां मजबूती बीजेपी के से गवाह फिलहाल। बीजेपी के गवाह सुस्त हैं, कांग्रेस के गवाह चुस्त हैं। तो कुल मिला दोनों में के, फर्क। लेकिन लेकिन कुछ चीजें हैं जो कांग्रेस की रणनीति में अभी स्पष्ट है। पहली चीज,
कि तय है कि इस बार गांधी परिवार का कोई भी सदस्य न तो प्रधानमंत्री पद की रेस पे होगा, ना ही ये एनडीए की जो इंडिया की जो जो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी या जो भी संयोजक या इस तरीके की कोई भी पद होगा, उसमें गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा। तो जो लगातार परिवारवाद और माँ बेटे और इस तरीके के जो आरोप थे, वो खत्म होंगे। तो वो एक आप देखिए कि अगर अगर मोदी जी जो भाषण देते रहे हैं 2014 से लेकर 2023 तक या 2024 तक भी, तो उसमें उनके भाषणों का करीब 60 से 70% हिस्सा इसी पे रहता था, कांग्रेस कांग्रेस और परिवारवाद और भ्रष्टाचार। तो पहली चीज, गांधी परिवार के खिलाफ अभी तक कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। ये बात और है कि बहुत तेज र्यूमर है कि यदि मतलब कि क्या बहुत ज्यादा ऐसा होगा तो हो सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ फिर से केस निकाले जाएं, और जैसा हर बार हर चुनाव से पहले होता है कि धूल झाड़ के वापस वापस फाइलों को निकाला जाता है और उनसे घंटों 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होती है। लेकिन इस बार संकेत मिल रहे हैं कि संभवतः जो एजेंसीज हैं उससे आगे भी जा सकती हैं। लेकिन ये भी बहुत निश्चित है कि हर चुनाव के बाद रॉबर्ट वाड्रा अगले 5 साल के निश्चिंत हो जाते, फिर उनसे कोई पूछताछ नहीं होती है। तो ये चीजें ऐसा नहीं है कि जनता को समझ में नहीं आती। लेकिन जो आपने सवाल पूछा है कि कांग्रेस कितना बैटल रेडी है, तो मेरा मानना है कि अभी भी उसको कील काटे दुरुस्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ वो जयराम रमेश की मीडिया मैनेजमेंट या कुछ आइसोलेटेड जयराम टॉपिक रमेश के जो मैनेजमेंट के बारे में विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहना चाहता हूं, जितने सहयोगी कांग्रेस के बन सकते थे या जितने बने हुए हैं, आज भी यदि जयराम रमेश फ्रंट पे आ जाए तो उसमें 90% भाग जाएंगे। है। तो मेरा ये कहना है कि उसके बावजूद अभी बहुत कुछ करना बाकी है। रीजनल सेटअप्स थोड़े से हैं, लेकिन आप ये देखिए कि अगर आप देखिए हिमाचल में कांग्रेस कभी लड़ती नजर नहीं आ रही थी, ठीक है, फिर भी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से सरकार बनी। कर्नाटक में ये कहा जा रहा था बहुत जबरदस्त मुकाबला है और बीजेपी निकल सकती है, कांग्रेस तक कुछ आपस में ही इतने डिफरेंसेस हैं, 3-3 धड़े हैं, 4-4 धड़े हैं, लेकिन अल्टीमेटली कांग्रेस जीत। तो मेरा ये कहना है कि लोगों में जब एक मन बन जाता है किसी एक पार्टी को जिताने का या हराने का, तो क्या उस पार्टी की लीडरशिप है या नहीं है, किसी गठबंधन की लीडरशिप है या नहीं है, कितनी मजबूत है कितनी कमजोर है, ये चीजें फिर बहुत ज्यादा मैटर करती नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि जब तक आप मुद्दों को सामने नहीं रखेंगे जनता के सामने एक लीडरशिप नहीं होगी, तब तक अल्टीमेटली कंफ्यूजन की स्थिति तो रहती है। अब चाहे 2014 देखिए 2019, एनडीए या बीजेपी में लीडरशिप की कोई क्राइसिस नहीं थी, बिल्कुल स्पष्ट लीडरशिप थी। कौन नेता होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, बिल्कुल स्पष्ट था। तो इसी तरीके से लेकिन फिर भी आप देखिए कि अगर उत्तर प्रदेश थी तो कहीं भी 2017 के चुनाव में कोई एक नेता नहीं था कि ये नहीं पता पता था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसी तरीके से बहुत से राज्यों में किया जा रहा है। अभी भी मध्य प्रदेश में तो मोदी जी के चेहरे पे लड़ रही है बीजेपी। राजस्थान में वसुंधरा चेहरा है या नहीं है, अभी तक बीजेपी स्पष्ट नहीं है। मुश्किल से 2-3 महीने चुनाव होने को बचे हैं। तो कुल मिला के अगर कांग्रेस या अपोजिशन इस एरे में है, तो बीजेपी में भी कंफ्यूजन या ऐसी चीजें कम नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। अच्छा, ऐसा आपका कहना है। मैं एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा। अभी संविदात्मक जी के पास भी मैं आ रहा हूँ, लेकिन पहले आपसे, मैंने महाराष्ट्र के दौरे पर हाल के दिनों में भाजपा नेताओं के कुछ फुटेज देखे हैं। आज मैंने बहुत ध्यान से देखा, पूरे देश में तो हर चौथे सेंटेंस में मोदी जी आ जाते हैं, किसी भी भाजपा के टॉप लीडर। लेकिन महाराष्ट्र का जो दौरा कोई भी नेता महाराष्ट्र में कर रहा है बीजेपी का, टॉप जिनको भी आप जानते हो, कोई गलती से भी मोदी जी का नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्या कारण है कि महाराष्ट्र को मोदी जी से एलर्जी हो गई है या मोदी जी को महाराष्ट्र से एलर्जी हो गई है? मैंने अमित शाह की भी स्पीच देखी, उन्होंने यहां तक सीमित किया कि मैं इस राज्य का दामाद हूं, मेरी ससुराल इस राज्य में। मोदी जी का जिक्र करने से वो बचते नजर आए। पता नहीं, मैंने तो ये नोटिस नहीं किया। बिल्कुल, मेरा इस बारे में कोई भी विचार नहीं है।